नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि कदम चलने के लिए कदम उठाना पड़ता है, झूठ बोलने के लिए सच छुपाना पड़ता है। और बड़ी सीधी सी परिभाषा है मेरे दोस्त कामयाबी की कि रोटी को सेकने से पहले तवे को तपाना पड़ता है। जिन लोगों ने अपने तवे को गर्म कर रखा होगा वो 23 और 24 तारीख के दिन जो है ना, उस पर बनने वाली सारी रोटियां फुला फुला करके निकलेंगे। और जिनका तवा अभी तक भी ठंडा है ना, वो 23 और 24 तारीख को क्या करेंगे, थोड़े से नर्वस रहेंगे। किस बात का भय लग रहा है आपको, किस बात का डर लग रहा है, किस बात से ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को जो भय लग रहा है दोस्तों, वो इस कारण से नहीं लग रहा है कि आपकी 23-24 तारीख को परीक्षा है। आपके भय का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है कि परीक्षा के बाद आने वाला रिजल्ट्स। आप सब लोग साइकोलॉजी पढ़ते हो। भय कब उत्पन्न होता है? जब परिणाम की चिंता हो। आप परिणाम की चिंता क्यों कर रहे हो? अभी पहला वाला लक्ष्य तो पार करो। आप एक बार पहले कदम पर तो पहुंचो, एक बार एग्जाम तो दो, उसके बाद चिंता करना कि कितने सही और कितने नहीं। अभी क्यों डर ले रहे हो? अभी तो ये देख करके बैठो कि मुझे केवल कक्ष के अंदर बैठना है और मुझे कोशिश करनी है कि 90+ अंक मेरे क्या हो जाने चाहिए, सही हो जाने चाहिए। और 100% होंगे दोस्तों। यदि आपने सही तरीके से ईमानदारी से परिश्रम किया है, ईमानदारी से आपने पुरुषार्थ किया है, ईमानदारी से आपने मेहनत की है, तो आपकी स्मृति, आपका अवबोध आपकी कक्षा के अंदर 100% आपका साथ देगा और आप सफलता के लिए बिल्कुल अग्रणी बनेंगे, 100% बनेंगे। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पढ़ाई भी 2-4 दिन से पहले से शुरू की होगी, पहले पढ़ नहीं रहते, उनको भी शुभकामनाएं, लेकिन उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद स्वयं ऐसे लक्ष्य परीक्षा में बैठ रहे हो कि हो गए तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। तो 2-4-5 दिन से जो पढ़ना शुरू किया, उनको वो कोई डरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपको तो परिणाम का भय पहले से ही नहीं था। होता तो शुरुआत से तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो लंबे समय से तैयारी करके आ रहे हैं, उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है, तो वो तैयारी रहेगी ही रहेगी, 100% आपके साथ में रहती है दोस्तों। तो आप एक शिक्षार्थी है, आपने मेहनत कर रखी है, आपको सब कुछ याद है। अब आप कहते हो कि मुझे परीक्षा से डर लग रहा है, तो ये सत्य नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि तैरना सीख जाता है ना, तो वो यूं कहेंगे यार मुझे तैरना तो आता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं तैरूंगा क्योंकि यहां पे पानी बहुत गहरा है। भाई तैरते तो गहरे पानी में ही है, नॉर्मल पानी में कौन तैरते? तो आप पढ़ चुके हो, नॉलेज याद कर चुके हो, आपको सब कुछ पता है। अब परीक्षा कक्ष में जा रहे हो, डर रहे हो कि मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? आपको सब कुछ तो याद है, सब कुछ तो आप पढ़ रहे थे, सब कुछ तो लिख रहे थे। वो कि वो आने नया क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है दोस्तों। ये तनाव जो आपके अंदर आ रहा है, ये डिप्रेशन जो आपके अंदर आ रहा है, ये दबाव जो आपके अंदर आ रहा है, इसको थोड़ा सा रोकिए। रोकने के लिए आप क्या करोगे? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये आपका जायज है, तनाव भी जायज है। कोई जायज नहीं है। तनाव शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते, तनाव और दबाव के कारण मानसिक अस्थिरता आ जाती है। हमारा दिमाग अस्थिर रह ही नहीं पाता, कभी कहां लग रहा है, कभी कहां लग रहा है। अब मानसिक अस्थिरता को लेकर के यदि आप परीक्षा कक्ष के अंतर्गत जाओगे, तो फिर कैसे अपने आप को वहां पे समायोजित कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तनाव को रोकिए, दबाव को रोकिए। ऐसा समझिए टेस्ट सीरीज देने के लिए जा रहे हैं, जीवन का एक भाग है। एक चीज मिले या ना मिले, ये जीवन का एक, आप यूं कह सकते हो कि ये आपके लिए एक साधन है, साध्य नहीं है। दो चीज, ये आपके लिए एक साधन है, जीवन का एक भाग है जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हो। आपका जीवन का सब कुछ नहीं है कि ये नहीं हुआ तो पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक प्रोसेस है, एक स्टेप है। एग्जाम ये नहीं है, एग्जाम जनवरी 2022 वाला एक स्टेप है जिसको अपन को क्लियर करना है। और मुझे पता है कि आप लोग पहले ही 120-130 नंबर ला करके बैठे हुए हो, 115 वाले 90+ नंबर लगभग सभी बालक पहले लेकर के आए थे। तो क्या घबराना है, पेपर वो का वही आना है। तो इस चीज को तो आप बिल्कुल ही नकार दे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मस्तिष्क के साथ परीक्षा में जाकर के बैठना, मस्तिष्क के साथ एकदम पेपर को देना, दिमाग एकदम निष्क्रिय, एकदम बिल्कुल फ्री रख करके जाना कि जैसे कोई दबाव है ही नहीं। आप ऐसे टाइम में, अब आपके पास में जब 3 से 4 दिन आपके पास में परीक्षा के बचे हैं, तो मैं ये मानता हूं ऐसे टाइम में आपको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता चला जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूर्ण रूप से पढ़ाई बंद कर दीजिए, लेकिन अब अगर आपने तैयारी कर रखी है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई को क्या कर लो, कम कर लो। केवल उसी विषय को पढ़ो जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, जिसमें आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि हाँ इससे मेरे प्रश्न सही नहीं होंगे, उनको पढ़ो। बाकी धीरे धीरे दूर कर दो। एग्जाम के 24 घंटे पहले से किताबों को समेट करके ताक में रख देना। एग्जाम के 24 घंटे पहले 23 तारीख को यदि आपके सुबह 10 बजे एग्जाम है, तो 22 तारीख के दिन सुबह 10 बजे के बाद आपको किताब को टच नहीं करना है। 21 तारीख की रात आपको आखिरी पढ़नी है, उसके बाद आपको 24 तारीख बाद मेंस को पढ़ना है, बाकी पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत सारे टीचरों को मैं सुन रहा था जब ये दे रहे थे, तो कि आखिरी मिनट तक पढ़ो, पता नहीं वो भी आ जाएगा। नहीं दोस्तों, मानसिक वातावरण बदलना पड़ता है।
देखिए, आप लंबे समय से यदि किसी एक ही वातावरण में अनुक्रियाएं कर रहे हैं तो मनोविज्ञान यह कहता है कि थकान के कारण दिमाग निष्क्रिय हो जाता है। तो जो आपके ये 3 महीने की थकान है उसको थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि अगर आप थके हुए परीक्षा में जाकर के बैठोगे, उसी गति से जाकर के बैठोगे, द्वंद में रहोगे, ये सही करूं, ये सही करूं, इसको सही करूं, इसको सही करूं। एक तो तनाव में चल रहे हैं, पहले से मानसिक अस्थिरता है, अब द्वंद और आ गया तो कैसे निकलेंगे इससे बाहर। तो 24 घंटे से पहले आपको पढ़ना पूरा का पूरा क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब आप क्या करोगे 24 घंटे में, वो काम करना है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पसंद का मतलब यह नहीं कि हमें धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन करना अच्छा लगता है तो वो कर ले, नहीं, उनसे दूर रहना है आपको। बाकी जैसे गाने सुनना, मूवीज देखना, घूमना वगैरह जो अच्छा लगता है, 2-4 घंटे के लिए आप उस काम को करें। इस वातावरण से एक बार अपने आप को बाहर निकालें। इस वातावरण से वापस कब जुड़ेंगे, जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए होंगे, वहां जाकर के इस पढ़ाई वाले वातावरण को फिर से आपको दिमाग में जगाना है। तब तक इस वातावरण को थोड़ा सा क्या दीजिए, रेस्ट दीजिए। आपका तनाव अपने आप कम हो जाएगा। आपके अंदर तनाव आने का एकमात्र कारण है कि आप पढ़ाई को लेकर के हड़बड़ा रहे हो, ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, इसको पढ़ूं, ये ऑनलाइन आ रहा है, वो ऑनलाइन आ रहा है। अरे रुक जाओ। सभी लोग देवी देवताओं को अभी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बहुत हो गया, आपने बहुत पढ़ा लिया, आप 3 दिन के लिए आप भी रेस्ट करो और हमें भी रेस्ट करने दो। उनका शुक्रिया अदा करके उनको बोल दो आप आराम करो, अब मैराथन मत लगाइए। 4-5 दिन पहले अपन कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं आपको जो सबसे खास बात कहने वाला हूं वो ये है कि मैं हर बार कहता हूं कि उस दिन अपना चयन कोई नहीं रोक सकता है जिस दिन परीक्षा हॉल के अंतर्गत अपन उन गलतियों को करना बंद कर देते हैं जो अपनी वजह से होती है। कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है और आपने गलत लिख दिया, वो कोई नहीं। जिसका उत्तर आपको आ रहा है और फिर आप गलत करके आ गए ना, यह आपका सबसे बड़ी कमजोरी होती है, असफलता का सबसे बड़ा कारण है। ये देखिए, पहले जो सफल हुए उन बच्चों से पूछिएगा, उनका एकमात्र कारण है कि उनकी वजह से कभी कोई गलती नहीं होती। वो घर आकर के कभी ऐसा कहते ही नहीं है, यार इसका उत्तर तो ये था, मैंने ये कर दिया, ये तो मुझे आ रहा था, और मैंने अंगुली 2 प्रश्न पे रखी थी, घोला तीसरे नंबर पर भर दिया। ऐसी गलतियों को थोड़ा कम करें। ऐसी गलतियों का कम करने का एकमात्र कारण है 24 घंटे पहले पढ़ाई को छोड़ देना। यदि आप नहीं छोड़ते हो, यह आपका व्यक्तिगत मामला है, मैं आपको दखलंदाजी नहीं करूंगा, यह आपका व्यक्तिगत फैसला होगा। लेकिन परीक्षा में जाकर के 4 से 5 प्रश्न आप आपकी वजह से गलत करके आओगे। इस चीज को आपको क्या रख लेना है, ध्यान रख लेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे पहले थोड़ा सा पढ़ना आप इसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं सारे फैक्ट आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो आपका दिमाग सुनता है, जो सही है। गलत के ऊपर अपन कोई चर्चाएं नहीं कर रहे हैं विशेष तरीके से, जो बात कर रहे हैं अपन सारी की सारी फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अगली बात मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं वो क्या है, निर्देश को लेकर के। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर ये निर्देश समझ में नहीं आ रहा, लास्ट वाली लाइन क्या लिखी हुई है ना निर्देश के अंतर्गत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट वाली में कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने कहा है कि 4 पारियों में एग्जाम हो रहा है, यदि सरकार को लगता है कि पेपरों का कठिनाई स्तर अलग अलग था तो वो नॉर्मलाइजेशन कर सकती है, उसके अंदर समानता कर सकती है, 2-5 नंबर ऊपर नीचे कर सकती है सबके। लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके नंबर 90 से कभी कम नहीं होंगे। ध्यान रखिए, आपके अगर 90 नंबर आ रहे हैं तो आपने अगर आपके जो पेपर दिया है उसमें अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आपके 89 कभी नहीं होंगे, ये लिख के ले लेना आप, कभी नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप कोर्ट में चैलेंज करने के पूरे अधिकारी हो कि जो आपको पेपर मिला था उसमें आप 90 नंबर लेकर के आ गए। फिर चाहे नॉर्मलाइजेशन हो, नंबर बढ़ सकते हैं, आपके 88 वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जो पेपर दिया उसमें तो आप 90 लेकर के आ गए। तो आप कोर्ट में इस चीज को चैलेंज कर सकते हो। तो कोई घबराने जैसी बात नहीं है कि केवल 90 आए हैं तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि मेरे 2 नंबर कम हो जाएंगे, नहीं होगा। इसके लिए मैं साथ हूं आपके, ऐसा नहीं होने देंगे। अपन कुछ न कुछ कर ही लेंगे, इसका रास्ता निकाल देंगे अपन। तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को जो सबसे आती है कि पेपर जब आपके हाथ में आता है तब कौन से वाले पार्ट को पहले किया जाए, कौन से वाले पार्ट को बंद किया जाए। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, आप जिस टीचर का अनुकरण करते हो, आप जिस शिक्षक को मानते हो, आप उसको मानिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहला नंबर 1, पेपर को आते ही पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। पेपर आपके सामने आ गए ना, हड़बड़ाहट से मैं एक बार 150 के 150 प्रश्न देख लूं, मुझे कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से नहीं आते, नहीं, टच ही नहीं करना है। पेपर के अंदर क्या है, जो आ गया। मुझे एक बात बताओ, पढ़ करके क्या कर लोगे? जब उत्तर सारे प्रश्नों को देने हैं तो 150 प्रश्न पढ़ने के 10 मिनट वेस्ट क्यों करोगे आप? नहीं करना है। पूरे के पूरे पेपर को एकदम से नहीं पढ़ना है, 10 मिनट नहीं देने आपको, क्योंकि आपको पता है माइनस मार्किंग नहीं है, अपन को सारे प्रश्न करने, अपन को करने सारे के सारे प्रश्न। तो प्रश्न आपको नहीं पढ़ने 10 मिनट तक। कारण क्या होता है, यदि आपने पूरे के पूरे पेपर को पढ़ लिया, फिर आपको पता चला कि यार मैक्सिमम प्रश्न तो ऐसे जिसके उत्तर मुझे आते ही नहीं है,
एक तो पहले से बाहरी दबाव तनाव से आप परीक्षा में जाकर के बैठे हो, ऊपर से पेपर आपको और तनाव दे देगा कि प्रश्न जो आए उसके उत्तर हमें नहीं आ रहे, इसीलिए कभी नहीं पढ़ना है ताकि परीक्षा में तनाव ना आए। वहां हॉल में बैठे बैठे तनाव नहीं आता है, जहां सामान्य जो बच्चे पूरे पेपर को पढ़ लेते हैं उनके तनाव आ ही जाता है, इसका उत्तर भी नहीं आ रहा है, उसका उत्तर भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको चूज करना है आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है, जिसमें आपकी तैयारी मजबूत है और जिसमें आपको लगता है कि मैक्सिमम प्रश्न आप सही कर सकते हो। सीधा उस पार्ट को निकालना है, ओएमआर को हाथ में पकड़नी है, पहला प्रश्न पढ़ना है, इधर उत्तर दिया इधर ओएमआर भरनी है। कुछ बच्चे ये कह रहे सर हम ओएमआर ऐसे भरते हैं जैसे पहले 10-20 प्रश्नों को कर ले फिर 10-20 प्रश्नों को भर ले, या पूरे पहले पेपर में राइट लगा रहे उसके बाद में ओएमआर भरे। देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको, एक प्रश्न कीजिएगा एक गोला कीजिएगा, दूसरा प्रश्न कीजिएगा दूसरा गोला कीजिएगा। सबसे साधारण, सबसे सिंपल और सबसे कर्मठ तरीका यही है, सबसे शानदार तरीका यही है। गलतियों की सबसे कम संभावना जो रहती है उसमें रहती है। कैसे गलतियां जल्दी पकड़ में आती है? मान लीजिए कि आप 30 प्रश्नों को ओएमआर सीट पर एक साथ भरने की कोशिश कर रहे हो। अब आप 30 प्रश्नों को यदि एक साथ भरोगे, गलती से आपकी प्रश्न पर लगी हुई उंगली इधर ओएमआर में पेन यदि अलग चला गया, और तो मान लीजिए कि 8 प्रश्न पर आपने गलत गोले कर दिया ना, फिर आपको पता चलेगा अरे मैंने तो गलत भर रहा हूं, 7 प्रश्नों का नुकसान हो जाता है। लेकिन जब आप एक प्रश्न पढ़ करके गोला करते हो ना, यदि गलती हो ही जाती है तो दूसरे प्रश्न पर तुरंत पकड़ में आ जाती है, एक प्रश्न की गलती पर अपन रुक जाते हैं। तो गलतियों की संभावना इससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मनोवैज्ञानिक कारण भी सुन लो, आपको पता है कि मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए उद्दीपन का परिवर्तन करना जरूरी होता है। तो आपके सामने केवल 2 ही उद्दीपन होंगे, एक मानसिक रूप से काम कर सकते हो, एक शारीरिक रूप से काम कर सकते हो। लंबे समय तक मानसिक रूप से काम करोगे तब भी निष्क्रियता आ जाएगी, लंबे समय तक शारीरिक रूप से करोगे तब भी निष्क्रियता आ जाएगी। तो टाइम टाइम पे उद्दीपन बदल लो। प्रश्न पढ़ रहे हो तब मानसिक, उत्तर ढूंढ रहे हो तब तक मानसिक, पता चल गया इसका उत्तर यह है, एक नहीं 2 बार कंफर्म कर लो उसको उत्तर यही होगा। प्रश्न को उत्तर पे टिक लगाने के बाद एक बार प्रश्न को फिर पढ़ लो कि यही है क्या, उसके बाद में सीधा ओएमआर निकालो, दिमाग को 2 सेकंड के लिए रेस्ट दो, 2 सेकंड के लिए आप ओएमआर पढ़ दो, 2 सेकंड के बाद में फिर से दिमाग के हो। तो समय समय पर दिमाग को भी रेस्ट मिलता रहेगा, उस कारण क्या होगी, आपकी मानसिक गतिविधि कंटिन्यू बनी हुई रहेगी, जिससे आपको प्रश्न पत्र में क्या मिलेगा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इस चीज का भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना, पेपर पढ़ने का। दूसरा एक कारण यह कीजिएगा, सबसे बड़ा कारण होता है पेपर देने के बाद तुरंत आते ही अपने आंसर की नहीं मिलानी, हड़बड़ाहट से नहीं, रख दो उसको घर पे आते ही 2-3 दिन के लिए। ये जो तनाव लेके चल रहे हो ना पिछले 6 महीनों का, 4 महीनों का, उसको कम करो, 2-3 दिन है ना, घुमाओ फिरो, मस्त रहो अपने परिवार संग, फिर आंसर की मिलाना शुरू करो। हम ये छोटी छोटी गलती, क्योंकि दिमाग को कमजोर नहीं करना है, दिमाग के ऊपर जितना तनाव आएगा दिमाग कमजोर होगा। 2-3 दिन के लिए उसको रेस्ट वेस्ट देना, आराम से घूमना मस्ती वस्ती के साथ में, फिर आराम से जैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंसर की आ जाए उसको मिला लेना, बस खत्म। एक कोचिंग वालों के इनके यान ये वो बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं, उसने डी बताया, उसने ये बताया, कौन इतनी झंझट करे, जब आए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तब चेक कर लेना उसके ऊपर। तो कोई आपको ऐसा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं है, किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का द्वंद, कोई अवसाद, कोई टेंशन लेकर के एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा एग्जाम है, बहुत गरीब एग्जाम है, इसमें क्या डरना दोस्तों, माइनस मार्किंग नहीं है, 150 प्रश्न है, 90 नंबर लेकर के आने, इतना तो अपना जनरल नॉलेज ही है कि अपन लेकर के आ जाएंगे, सामान्य जानकारी भी रखते हैं कि लेकर के आ जाएंगे। तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बस पेपर को थोड़ा शांतचित्त होकर के देना, देरी के साथ में देना, जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। मेरा तरीका माना, प्रश्न को पढ़ो, उत्तर दो, उत्तर देने के बाद एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ो, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि जो अपन ने उत्तर सही किया था वो सही है या नहीं है। एक तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ प्रश्न अपने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसको देखते ही आपको लगेगा कि इसका उत्तर यही सही है। उस प्रश्न को आपको तुरंत सही नहीं करना है, उसको 2 बार पढ़ना है, कि हो सकता है एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने की कोशिश में है, इसीलिए उसने पहले ही ऑप्शन पे वो डाल दिया जो आप सोच सकते हो। उन प्रश्नों को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, जिसका उत्तर एक ही बार में क्लिक हो जाएगी, नहीं इसका यही है, उसको दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है। हो सकता है वही हो, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए अपन को दोबारा उसको क्या करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, दूसरी बार उस प्रश्न को क्या करना है, आपको पढ़ना चाहिए। ये आपके एग्जाम की छोटी मोटी गलती हो जाएगी जिसके ऊपर आप ये कर सकते हो। 24 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर देना, ओएमआर को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न के साथ साथ पढ़ देना, पूरा प्रश्न आपको एक साथ नहीं पढ़ना है ना। कई बार बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होगी, टाइम पर नहीं पहुंच पाए और नहीं जाने देते हैं घर से। यदि आपका एग्जाम सेंटर 5-50 किलोमीटर दूर है तो कोशिश करना कि घर से अगर 50 किलोमीटर भी दूर है ना, तो आपके 10 बजे एग्जाम है तो सुबह 5 बजे घर से निकल जाओ। ऐसे मत सोचो कि हमें 8 बजे की बस से 9 बजे उतार देगी। रास्ते में कई होते हैं ना, गाड़ियों के टायर पंचर हो जाने हैं, कुछ हो जाने हैं, बारिश का आ जाना,
कई अवधान आते हैं, तो कोशिश करना कि सेंटर के पास में आप 3 घंटे पहले कम से कम पहुंच जाओ, ताकि आपको सारी वहां का पता चल जाए और एकदम सक्रियता के साथ में बैठो, है ना, चाय वाय पी के एकदम नाश्ता वास्ता करके भूखे मत जाना परीक्षा के अंतर्गत ना, बढ़िया से एकदम टाइट वाइट फुल होकर के फिर जाकर के बैठना आराम से, आधे भूख के कारण प्रश्न गलत करके आ जाओगे, क्योंकि वहां पे अंदर चाय वाय कुछ भी नहीं आती, हालांकि आप मंगवा सकते हैं लेकिन आती नहीं है ना, आपका अधिकार है। यदि आपको लगता है कि इस चीज की रिक्वायर है तो आप मंगवा सकते हैं, आपके पास में चाय पहुंच जाएगी, क्योंकि टीचर को पिलाने के लिए भी आते हैं, लेकिन अपने पास में इतना टाइम बचता ही नहीं है कि आप मंगवा करके वहां पे पियोगे, बाकी मिल सकती है ना। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना भूखे होके जाकर के मत बैठना, अंदर चक्कर होकर आगे करके तो रह जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, लैंग्वेज का सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज पहले नंबर पर भरी है, कौन सी लैंग्वेज दूसरे नंबर पर भरी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी पे 2 ही आएगी, हिंदी प्रथम लैंग्वेज, हिंदी द्वितीय लैंग्वेज, दोनों चीजें आएगी। यदि आपने हिंदी प्रथम लैंग्वेज भरी है तो वो वाला पेपर करना है, द्वितीय भरी है तो वो वाला करना है। लैंग्वेज की गड़बड़ बहुत सारों की होती है, मेरे खुद के हुई थी एक बार सीटेट के एग्जाम में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं लैंग्वेज की गलती नहीं, कौन सी लैंग्वेज भरी है पहले कंफर्म करना, उसके बाद आप क्या करना, धीरे धीरे उसको भरना शुरू करना, है ना। हड़बड़ाहट में ऐसे मत कर लेना कि हिंदी अपन ने पहली लैंग्वेज ले रखी है तो पहले का पेपर ना करके हम दूसरे वाले का कर दिया, ये बहुत गलतियां करते हैं ये बच्चे, ध्यान रखना, सीधा 15-30 प्रश्न का थप्पड़ पड़ जाएगी एक साथ में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस चीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि पेपर पूरा इतना बड़ा आएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे एक साथ में, तो इसीलिए आपको यहां पे गड़बड़ नहीं करनी है। जब सबसे बढ़िया तरीका तो यही रहेगा, पहला पेपर आएगा आपके साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी से ही स्टार्ट कीजिए, श्री गणेश कीजिए वहां पे, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट यही होता है, और इसी से पढ़ना शुरू कीजिए, इसी से पेपर भरना शुरू कीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे कंटिन्यू रखते रहिए। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके साथ में, हमारी तरफ से मंगल कामनाएं आपके साथ में। 100% आप 90 अंक लेकर के आओगे, और 1 तारीख से अपन फिर से कंटिन्यू बनेंगे, फिर से अपन साथ साथ आएंगे, और 1 अगस्त से अपन तैयारी करेंगे मेंस की। मैंने कहा था जैसे बच्चों की डिमांड थी, उनका एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत कम से कम चार्ज में, और यूट्यूब के ऊपर भी अपन विस्तृत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इस चीज के बारे में। शैक्षिक परिदृश्य वाला जितना भी आपके शैक्षिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ सारा का सारा भाग है, 1 तारीख से अपन उसको पढ़ना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, धमाकेदार तैयारी करेंगे। 5-6 महीने अपने पास में मिल रहे, तो 5-6 महीनों के अंदर कोई कमी नहीं है, समय जो है अपने पास में बहुत है, तो वो सब अपन बाद में देखेंगे। पहले एक बार इसमें क्या लेकर के आ जाइए, 90 अंक लेकर के आ जाइए। 90 अंक आप ला सकते हो, आपका सामर्थ्य है, आपका दम है, इतना आप नॉलेज रखते हो, आपको आपके ऊपर भरोसा हो ना हो, आपसे ज्यादा आपके ऊपर मुझे भरोसा है कि आप 90 नंबर ला सकते हो। इतना सामर्थ्य रखिए, लेकर के आइए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। 100% आपको 90 अंकों के साथ में विजयी बनाए, 90 अंकों से अच्छे नंबर लेकर के आए। आप मेंस में मिलेंगे, तैयारी करेंगे, तब तक के लिए हमारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और पूरी परीक्षा के जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करते हुए अनुशासित तरीके से अपना एक विद्यार्थी होने का परिचय दे, और परीक्षा को देकर के आए और सफलता प्राप्त करें। एक बार पूर्व शुभकामनाएं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।